मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। वर्तमान में हम अभी मौजूद हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पे। क्या मामला है कि क्योंकि कुछ महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुए, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत गंभीर समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरा देश और प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर आधारित है, क्योंकि मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, वो प्रदेश शून्य की भांति है। तो दर्शकों, क्या समस्या ये महिलाएं लेके आई हैं, सुनेंगे हम इनकी जुबानी, क्योंकि ये महिलाएं जो हैं मितानिन ट्रेनर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक आशा मितानिन कार्यक्रम को देश ने शुरुआत किया था और उस आशा मितानिन को ट्रेन करने के लिए ये महिलाएं जो हैं ये मितानिन ट्रेनर हैं। आखिरकार सरकार ने शहरी मितानिन कार्यक्रम के लिए क्या फरमान जारी किया, जिसके लिए ये आज यहाँ पे भीड़ लगा करके मौजूद हैं और अपनी मांगों को लगातार गुहार करते हुए शासन प्रशासन से करते आ रहे हैं। शासन प्रशासन इनके साथ कौन सा सौतेला रवैया अपना रहा है, सुनेंगे हम इनकी जुबानी। क्या स्थिति है मैडम अभी? स्थिति तो बहुत खराब है। हमारा 4 महीने से अभी हमारा क्षतिपूर्ति नहीं आया है। अक्टूबर से लेकर अभी अक्टूबर 2024 से लेकर अभी जनवरी 25 तक, आज आखिरी दिन है, तो क्षतिपूर्ति नहीं आया है। इस कारण हमारी बहुत सारी एमटी साथी, एसी साथी और एसपीएस साथी को बहुत समस्या हो रही है। सबका फील्ड बहुत दूर दूर है और सबको एक दिन में कई बार 2 कार्य भी करना पड़ जाता है हम लोग को। जैसे आज ही हम सीमेचो आए हैं, फिर हम फील्ड भी जाएंगे, संकुल बैठक लेंगे, या कभी 3 बजे सीमेचो बुला लिए, कहीं और मीटिंग में बुला लिए, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। तो पेट्रोल का खर्चा तो आपको पता ही है कि पेट्रोल का महंगाई कितना हो चुका है। तो ये समस्या तो पहले है। दूसरा समस्या ये है कि एमडी सर द्वारा, हमारे नया रायपुर में जो एमडी सर है उनके द्वारा बोला गया है हमारे एसपीएस साथी, एसी साथी और एमटी साथी को कि जनवरी 1 तारीख से आप लोग क्या करोगे, कहाँ काम करोगे, कहाँ से पैसा आएगा, ये हम नहीं जानते। फिर भी हम लोग मंत्री से मिले हैं, स्वास्थ्य मंत्री से एक बार नहीं, हम कम से कम 20 से 25 बार मिल चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री से। मंत्री जहाँ जाते हैं, जो क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में वहाँ की एसी, एमटी और हमारे एसपीएस साथी जा के मिल रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि हम किसी को नहीं निकालेंगे, सबको काम पर रखेंगे, और उसके आश्वासन से ही हम आज जनवरी में भी काम किए हैं और आगे भी करेंगे। मंत्री कब तक पैसा नहीं देंगे, एमडी कब तक पैसा नहीं देंगे, उनको हमारे काम को देखते हुए हमारे आगे का भविष्य उनके हाथों में है और उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, इतना तो विश्वास है। और मैं जो हूँ, मैं आरती मेरा नाम है, एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं शहरी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैं 2006 से ग्रामीण में थी। ग्रामीण के बाद नया रायपुर में जब अपना कार्यक्रम चालू हुआ, मितानिन कार्यक्रम, तो मेरे को एसी के रूप में यहाँ पर मैं आई हूँ। अब यहाँ पर आके मेरा भविष्य अंधकार में हो गया। मतलब ग्रामीण में थे तो आप सुखी थे, सेफ थे। हाँ। आप शहरी अर्बन में आए तो आप अनसेफ महसूस कर रहे हैं। हो गई मैं। अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मेरा नाम आरोपी में रहता। आज मैं यहाँ पर आरोपी मेरा नाम नहीं है, क्योंकि ग्रामीण का नाम आरोपी में है। बीसी है, एसपीएस है, एसपीएस नहीं, बीसी जो साथी है उनका नाम है, एमटी का साथी का नाम है, पर शहरी करने हैं तो हम अनसेफ हो गए। आज इस उम्र में हम कहाँ जाए? आज कार्य करते करते मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। मेरा एक पैर आज दिक्कत हो गया है, मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गई हूँ। मैं कहीं पर अच्छे से कार्य भी नहीं कर पाऊंगी अगर मैं दूसरे जगह कार्य करूंगी तो मेरे साथ ये नहीं बीता है, ऐसे अन्य बहुत सारे हमारे साथी के साथ बीता है। बहुत लोग का एक्सीडेंट इस फील्ड में हुआ है, जाते आते जैसे भी। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारे एमटी साथी, एसी साथी एकाल महिला है जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है इसी पैसे से। और दूसरा चीज़ ये है कि हम किराए के घर में, बहुत सारे हमारे साथी लोग किराए के घर में रहते हैं। आज उनको 3 महीने से उनका क्षतिपूर्ति नहीं आया है, तो घर मालिक बोल रहे हैं कि आप खाली कर दो, पैसा नहीं दिए करके। लेकिन दूसरी जगह वो जाएगी तो उनको तो पहले एडवांस देना पड़ेगा, तो वो दूसरे घर भी नहीं खोज पा रही है। कई हमारे जो साथी है वो कहीं कहीं से लोन लिए हैं, छोटा मोटा कर्जा लिए हैं घर, इसी शिकार के कारण। कल एक वीडियो वायरल हुआ है, किसी मितानिन ट्रेनर ने ये भी कहा है कि अगर नौकरी नहीं रही तो फिर हम भी नहीं रहे, आत्महत्या की बात कही है और शासन प्रशासन को कटघरे में खड़े करने की बात हुई है। तो क्या
उसको हम सच्चाई लोग क्या है? बहुत बहुत समझाए हैं। और वो जब ये शब्द बोल रही थी तो हमारे जितने भी साथी थे सबके आंख में आंसू आ गया था। अभी भी मैं मतलब ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो ऐसी साथी है कि उसका जो पति है वो हार्ट पेशेंट है, वो किराए के घर में रहती है। अभी यहाँ मौजूद हैं वो? अभी तो नहीं आ पाई है क्योंकि उनको थोड़ा समस्या हो गया है, उनका तबीयत ठीक नहीं है आज। उनसे हम लोग बहुत देर तक हमारे सारे साथी लोग बातचीत किए हैं, नहीं तो वो बहुत बड़ा उसको बहुत सारा दिक्कत है और उसका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वो दवाई भी उसका चालू हुआ है, मैं ही उसकी एसी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जो विषय है उस विषय को लेकर के जो बयान हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि वो बयान करते हुए उनकी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि जो वाकया है जिसके घर में जो हालात हैं अभी इनके, 4 महीने का वेतन नहीं मिलना, साथ में किराए के घर में रहना और पूरा घर इनके ऊपर दारोमदार है, ये समस्याएं सबके साथ लगातार बनी हुई हैं। इनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि उधार पे ज़िंदगी चल रही है। इसके बाद सरकार और प्रशासन को अगर इनकी सुध नहीं आती है तो ये हमारे राज्य के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक विषय है और शर्मनाक परिस्थिति है। मैडम, आप क्या नाम लिखते हैं? जी, मैं अनीता शर्मा हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप ये कार्य में जुटी हुई हैं? सर, मैं 2004 से, पहले मैं ग्रामीण में एमटी थी धरसीमा ब्लॉक में। उसके बाद जब यहाँ 2012 में ये इसी के लिए पेपर हुआ तो हम लोग पेपर दिलाए थे, उसमें हमारा चयन हुआ था। तो 2012 से मैं एसी के रूप में काम कर रही हूँ यहाँ। मैं 5 एमटी। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी अभी? लगभग 46 है। पड़ाव पार कर चुके हैं जी सर। आप कहीं अप्लायर के लायक नहीं है आप कहीं जाएंगे और तो ऐसे में अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो क्या करेंगे सर? क्या रास्ता चुनेंगे आप? जी जी सर, नौकरी चले जाएगी तो उसके बाद तो हम कहीं काम भी नहीं कर सकते सर। हमारा एक ही रास्ता दिखेगा कि हम घर बैठेंगे या कहीं काम करने की कोशिश भी करेंगे तो हमको रखेंगे भी नहीं ना सर। अब तो उम्र हो गया है तो ये सब समस्या है सर। और अभी हम लोग जैसे कि किराए के घर में भी रहते हैं, अभी जो हमारे साथी बोलिए वो सारी समस्या तो है। मैं शासन से ये बोलना चाहती हूँ सर कि अगर उनको रखना ही नहीं था तो जब चुनाव हुआ उस समय मोदी की गारंटी में मितानिन कार्यक्रम को संविलियन किया जाएगा, ये रखना ही नहीं था। लालच तो हमको सरकार ही दी है ना जी। इसलिए हम लोग फिर हड़ताल किए सर और हमारी हड़ताल सक्सेसफुल भी रहा और उसमें लेटर भी जारी हुआ कि सभी लोगों को मितानिन एनएचएम में संविलियन किया जाएगा, एनएचएम में लिया जाएगा करके। और उसके बाद हमारे साथ ये धोखा होगा। ये आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से वो प्रलोभन दिए थे वो प्रलोभन है, लॉलीपॉप आपको टिकाया गया है? हाँ सर, लॉलीपॉप ही समझेंगे सर। अगर हमको सरकार आगे नहीं वो करती है, नहीं रखती है तो ये लालच ही समझा जाएगा सर। और इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया है सर, नया सौगात करके, और उसमें बोला भी गया है कि सीएम द्वारा कि हमारे सभी मितानिन कार्यक्रम के साथी को रखा जाएगा और एक क्लिक में पैसा डाला जाएगा करके। पर सर आज भी हमारे मितानिनों को पैसा ऐसा डाला जा रहा है, कभी आधा पैसा फिर कभी आधा पैसा को डाल भी नहीं रहे हैं। बेचारी मितानिन पैसा को जोड़ते जोड़ते परेशान हो जा रही है। उधार की जिंदगी हो गई है। जी सर, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा पैसा डला है कि नहीं डला है। कई लोगों का पैसा अभी तो कटा है सर, बहुत से मितानिनों का पैसा कटा है। तो मितानिनों को तो रख रहे हैं सर, लेकिन हम एमटी और एसी कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल, ये हालात हैं कि एमटी एसी, अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि इनकी नौकरी चली जाती है जिस उम्र के पड़ाव पे है। आखिरकार इस उम्र के पड़ाव पे अगर नौकरी चली जाती है तो इनका हाल क्या होगा? मैं बार बार एक बात को केंद्र बिंदु बना करके कह रहा हूँ कि इनका पूरा घर, इनके बच्चों की पढ़ाई इनके ऊपर आधारित है। ऐसी अवस्था में अगर इनकी नौकरी चली जाती तो ये नहीं, इनका पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र शासन या राज्य शासन? ये बहुत बड़ी बात है और इस सवाल पे सरकार को हल ढूंढने की आवश्यकता है और इन लोगों को राहत देने की ज़रूरत है। दर्शकों, वो शख्स हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने कल एक वीडियो में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया कि अगर हमें निकाल दिया जाता है तो हमें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां जाकर के नौकरी समाप्त हो जाती है। आखिर उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार हम आपके सामने उनको लाते हैं और वो क्या कुछ कहते हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या
आपकी जो नौकरी है वो चली जाएगी। आप कह रहे थे आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सर जैसे कि अब इस उम्र के पड़ाव में हमको तो कोई नौकरी देगा नहीं, है ना। फिर हम नौकरी की तो मतलब सोच भी नहीं सकते, है ना। और रही बात, हमने इतने सालों से यहाँ समय दिया है इस कार्यक्रम को, तो मतलब और ग्रामीण और शहरी कहा जाता है। जैसे कि आरोपी में हमारा मतलब 400 लोग का नाम नहीं है, तो हमने ऐसा क्या कर दिया है जो हमारा नाम देने से जो देने वाला ने किया, है ना, और लेने वाले ने किया, तो 2 हिस्सों में बांटा गया, ग्रामीण और शहर। हाँ, दोनों को बांट दिया गया सर। यदि स्कूल खोला गया है तो वहाँ बिना टीचर के कोई बच्चा पढ़ सकता है क्या सर? और रही बात कोरोना काल में, हमने सभी ने देखा है, मितानिन जो है घर जा जाकर, हमने जा के घर घर जाके अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का हमने ख्याल नहीं किया, है ना। लेकिन आज बोला जा रहा है कि भेड़ बकरी की तरह मैं नहीं रखूँगा, तो हम आज भेड़ बकरी बन गए, गाय कुत्ता बन गए। 400 बस, है ना, 400 बस। मतलब इतने कैटेगरी में हमको ला कर खड़ा कर दिया गया सर। और ज़िंदगी में हमने सोचा भी नहीं था कि यानी मोदी जी जिनके लिए ताली और थाली बजा रहे थे, हाँ, आज वो भेड़ बकरी बन गए। हाँ, हम भेड़ बकरी हम बन गए हैं सर, और वाकई में बन गए हैं। तभी हम लोग की बात को कोई सुना नहीं जा रहा है। अब हमारे साथी में से किसी को कुछ होता है, उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा, ये मुझे बताइए, मीडिया वाले भी बताइए, और बाकी जितने सीमेचो है, जो भी है, किसी को, सबकी मानसिक स्थिति एक जैसे नहीं है सर, सबकी घर की हालत एक जैसे नहीं है सर, है ना। तो मतलब स्थिति इतना खराब है कि कभी भी किसी को कुछ हो गया टेंशन में, उसकी जिम्मेदार कौन लेगा। आपकी स्थिति जो है आप बयान कर रही हैं कि अभी वर्तमान में आपकी व्यक्तिगत रूप से जो स्थिति है बहुत खराब है सर। मैं बयान नहीं कर अगर सकती। नौकरी चली गई तो क्या होगा? अब कुछ भी हो सकता है सर, टेंशन में बीपी हाई भी हो सकता है, शुगर भी बढ़ सकता है। एक तो मेरा मेंटली दवाई चल रहा है ऐसे भी, है ना, और इसके चलते और मैं परेशान हूँ सर। अभी रात रात को सो नहीं पा रही हूँ। नहीं, आपका जो कल बयान आया था कि मैं तो कुछ भी कर सकती हाँ, हूँ, वही उसके है। जिम्मेदार शासन प्रशासन मतलब रहेगा, क्या कहते हैं? दिमाग अभी काम ही नहीं कर रहा है कि क्या करेंगे, सभी तरफ से ना सुन के। अभी हमारे साथी NHM गए थे कल रात को, मैं कितना कॉल कर रही थी, हो सकता है उन्होंने मुझे बताने के लिए, क्योंकि मेरा स्थिति को देख के उन्होंने बताना नहीं चाहा, चलो मीटिंग में आने के बाद होगा करके। पता नहीं, फिर मैं रात भर आज भी नहीं सोई हूँ सर कि आगे मैं ये वही महिला है जिन्होंने कल स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, तमाम मीडिया इनके साथ मौजूद थी और मीडिया के माध्यम से ये बात को वायरल किया गया है। लोग और इनके साथी जो सारे लोग अपने अपने जान पहचान और शासकीय महकमे में भी इस बात को पहुंचाने का काम किया है कि ये कहते हुए दिख रही थी उस वीडियो में कि अगर सरकार हमको बाहर निकाल देती है, हमारे नौकरी पे खतरा बनता है, तो ऐसी स्थिति में मैं कोई भी कदम उठा सकती हूँ और उसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। ये वाकया केवल इनके साथ ही नहीं, इन तमाम जो यहाँ पे मितानिन ट्रेनर हैं उनकी परिस्थितियाँ भी वैसी है। हो सकता है इनके साथ कई लोग ऐसा हादसा कर बैठे और शासन प्रशासन उसके लिए जवाबदार है। विष्णुदेव साय से ये लगातार अपनी गुहार कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी नौकरी पर किसी प्रकार का आँच ना आए। ये बिल्कुल साय सरकार को बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपका हर कार्य साय साय हो रहा है, तो हमारी नौकरी को भी सुरक्षित करने के लिए साय साय नौकरी सुरक्षित करें। तो दर्शकों, एक और साथी हैं इनके जो उनके बीच में मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहना चाहती हैं, अपनी व्यथा को वो इस मीडिया के माध्यम से जाहिर करना चाहती हैं। जी मैं साय सरकार से सीधा ये पूछना चाहती हूँ, जब आपको वोट की जरूरत होती है तब आप हमको याद करते हैं, और अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी सब भूल गए। रमन सरकार आई, उस समय भी हमारा काम चल रहा था। भूपेश बघेल जी आए, उस समय भी हमारा काम चल रहा था। विष्णुदेव साय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है आपके कार्यकाल में? सीधी जवाबदेही आपकी है, अब पूरी जवाबदेही आपके ऊपर ही आएगी, क्योंकि हमारी नौकरी यहाँ नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी को कोई खतरा नहीं है, और उधर NHM के डायरेक्टर आपसे कह रहे हैं कि भाई आपकी नौकरी नहीं है, आप अगर करते हैं तो इसके जवाबदार आप हो, और जिसने भी कहा है आपसे नौकरी करने के लिए उनसे आप सवाल जवाब करो।
कैसा विरोधाभास जो है इस पर क्या कहेंगे आप? ये सारी दोगली बातें सारी हमारे लोगों के साथ चल रही है। दोनों पक्ष अलग अलग बातें कर, अरे आपको एक बातें बोलनी चाहिए ना। स्वास्थ्य मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, एमडी कुछ और बोल रहे। अरे आपकी जो मंशा आप हमारे सामने लाइए, आप बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं कर रहे ताकि हम आगे का कदम उठा सके, कोर्ट की राह चुन सके। आप हमको अधूरे काम में छोड़ रहे हैं, आप बोलते नहीं है। तो ये मैं सरकार से सीधा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? आपके कार्यकाल में ऐसा क्यों है? भाजपा के आपके कार्यकाल में क्या मंत्री नहीं है? मंत्री बदल गए या विष्णुदेव शायद ही कुछ सोचना नहीं चाहते हम लोगों के बारे में। तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। अभी तक 24 साल हो गया छत्तीसगढ़ शासन से बनते तक, अभी तक हम सब लोग काम नहीं किया, जी जान से काम किया। मैं प्रेग्नेंट थी, पूरी गली में घूम के मैंने मितानिन चयन किया है। और अब मुझे बोला जा रहा है 13 साल बाद कि आपका कुछ रोल ही नहीं है। अरे मितानिन कहाँ से आई? जब हम लोगों ने चयन किया शहरी में तब मितानिन आई ना। क्या ग्रामीण में अलग से मितानिन चुना दी? हम सबकी जवाबदेही थी मितानिन चुनना। और मैं विष्णुदेव साय सरकार से सीधे प्रश्न करती हूँ कि आप क्यों ये कार्यक्रम को इस तरह से रोका जा रहा है? अलग और हम इस उम्र के इस पड़ाव में है कि हम कहाँ नौकरी जाए। हम लोग वेल एजुकेटेड है, ऐसे भी नहीं है कि अनपढ़ गंवार है। कोई पीजी किया है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई एमएसडब्ल्यू किया है। तो ऐसा क्या हुआ जब अनपढ़ कुछ भी कर सकता है तो हम लोग वेल एजुकेटेड है। आप लोग वही बात बार आ रही है कि हाँ। आप लोग उस उम्र के पड़ाव पे है हाँ। जहाँ पे दूसरी नौकरी के लिए सोचना भी आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब हमारे देश की सबसे बड़ी तो विडंबना ये है कि यहाँ पढ़ा लिखा इंसान नीचे बैठता है और जो अनपढ़ा लिखा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कुर्सी में बैठता है। तो यहाँ से ये चीज शुरू हो रही है और हमारे मंत्री जी को ये सोचना ही पड़ेगा कि हम किस कंडीशन में खड़े हैं। और आप सोचिए इस चीज को, मेरे को तो बहुत ये विडंबना है, हमारे छत्तीसगढ़ की विडंबना है कि हम इस स्वास्थ्य सेवा को इतने ऊंचाई पे लेके फिर हमको नीचे गिराया जा रहा है। घर बनाने के बाद तो दर्शकों ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से ये बयान कर रहे हैं कि शिक्षित लोगों की ये हालत है, देश में जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या आपकी बढ़ते जा रही है, उसको लेकर के सरकार को बड़ी चिंता होनी चाहिए कि अगर शिक्षित बेरोजगार अधिक संख्या में होंगे तो राज्य की हालात बिगड़ते रहेंगे। मैंने एक बार पिछले खबर में कहा था कि अगर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक हुई तो आतंकवाद और नक्सलवाद को रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो दर्शकों इस प्रकार की खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें, अपडेट के लिए बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।